हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री पाठशाला। मैं सात्विक खरे आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि सीयूईटी के ऊपर है। सीयूईटी कभी सुना है आपने इस एग्जाम के बारे में? आपने कभी ना कभी अपने स्कूल में किसी टीचर से सुना होगा कि भाई 12th के बाद में तुम्हें एक पेपर देना पड़ेगा जिसका नाम सीयूईटी है, जिससे तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। बट आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि आपको लगता होगा भाई पहले बोर्ड हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे। तो अब वो समय आ गया है जब आपको इस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है जब हम सीयूईटी की भी साथ में तैयारी कर पाए। सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो एक कॉमन एग्जाम होता है मल्टीपल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए। भारत में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, डीयू, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के थ्रू अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराती हैं। अब क्या होता है, सीयूईटी एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे कि भैया सर सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अभी तक आपने अपनी पूरी लाइफ में 10th में एग्जाम्स दिए हैं, 12th में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपने चीज देखी होगी, आप बोर्ड्स के एग्जाम कहते थे। मतलब आपने अपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए, 10th बोर्ड दी, 12th बोर्ड दी, और आप अपने जीवन का पहली बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो जहां पे आप एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? जैसे कॉलेज में एक फिक्स सीट्स होती हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेके चले, कोई कॉलेज है जिसमें 100 सीट्स हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट 100 बच्चे आते हैं वो उसको एडमिशन देगा। तो सीयूईटी के थ्रू जो टॉप बच्चे होते हैं उसमें 100, उनको पहले सीट मिलती है। तो यहाँ पे आप ये समझिए, आपको अगर टॉप में आना है तो यहाँ पे आपका एक एक मार्क्स वैल्यूएबल होता है। इसलिए हमें इस टॉपिक को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज जैसे डीयू, जेएनयू में जाना है तो वहाँ पे एक एक मार्क्स बहुत कीमती होता है। तो ये हमारा स्कूल से हटके, मतलब जो आपका 12th तक की जर्नी थी, बोर्ड्स की जर्नी थी, जहाँ पे आप बस एक छोटे से 40-50 स्टूडेंट्स ही अपना कंपटीशन रखते थे, अब वहाँ से हटके आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हो जहाँ पे आपको पूरे इंडिया में कंपटीशन रखना है, जहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी से लोग आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में लोग आएंगे जो चाहेंगे कि मुझे वो एक सीट मिल जाए। तो ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना हो। इस एग्जाम को समझने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भारत में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। जैसे हम देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, असम यूनिवर्सिटी हो गया, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। अब हर बच्चे की इच्छा होती है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ूँ, तो ये वहाँ पे जब जाना पड़ता है तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये एग्जाम जो है, ये सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू आपको वहां पे एडमिशन मिलता है। अब इस एग्जाम में क्या होता है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम पेन पेपर मोड में भी अवेलेबल है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी होता है। जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे लोकेशन के हिसाब से वहां पे पैटर्न डिसाइड होता है कि अवेलेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा है। कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि कंप्यूटर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में सेंटर बन जाते हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाता है। और कहीं कहीं पे ऐसे रिमोट एरिया रहते हैं जहाँ पे कंप्यूटर की इजीली एक्सेस नहीं है, वहाँ पे पेन पेपर मोड भी अवेलेबल होता है। तो आपको ये हाइब्रिड मोड में मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जिस बच्चे ने 12th कंप्लीट कर ली है, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसने 12th में जेई की तैयारी करी हो, नीट की तैयारी करी हो, अब उसका सडन चेंज हो गया कि यार मैं ड्रॉपर हूँ, अब मुझे एक और ड्रॉप नहीं लेना है, मैं ह्यूमैनिटीज़ की साइड में जाना चाहता हूँ, मैं बीए करना चाहता हूँ, वो भी बच्चे इसको भर सकते हैं। या फिर जिस बच्चे की अभी 12th चल रही है, जो भी बोर्ड्स का एग्जाम दे रहा है, वो भी इसको भरने के लिए एलिजिबल है। तो आप दोनों लोग, जिसकी 12th हो गई है या जो 12th की पेपर दे रहा है, वो इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। अब देखिए, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए गवर्नमेंट मल्टीपल हमें लैंग्वेजेस देती है। आपके पास 13 लैंग्वेज मिलती हैं। कैसी? आपको 13 लैंग्वेज मिलती है, किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर पूरा दे सकते हो। आप हिंदी, देखिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं आपको पता चलेगा। इसमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ऐसी 13 लैंग्वेजेस आपके पास अवेलेबल है। आप कोई भी लैंग्वेज चूज करिए जो आपको बेस्ट फील करती हो, उसके हिसाब से आप इसको पेपर को चूज करेंगे। अब आगे देखेंगे, इस एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। तो पहला पार्ट हमारा होता है लैंग्वेज का पार्ट, दूसरा डोमेन का पार्ट, और तीसरा होता है जनरल टेस्ट। लैंग्वेज, सबसे पहले पार्ट 1 को देखने की कोशिश करते हैं जो कि हमारा लैंग्वेज है। लैंग्वेज हम जानेंगे 33 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हमें मिलती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जैपनीज। अब यहाँ पे वो वाली लैंग्वेज नहीं है कि जो आपने कहा कि मीडियम वाली लैंग्वेज, नहीं। यहाँ पे लैंग्वेज से एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, पैसेजेस आते हैं, वर्ड्स पे, वोकैब पे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको लैंग्वेज का
पूरा ग्रामेटिकल चीज़ें, सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो जो भी आपको लैंग्वेज पसंद हो 33 लैंग्वेजेस में आप चूज़ कर सकते हो। दूसरा पार्ट आता है जो हमें चूज़ करना पड़ता है, वो तो डोमेन। डोमेन मतलब क्या, जैसे साइंस वाले बच्चे जो रहते हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। सिमिलरली कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। और जो ह्यूमैनिटीज वाले रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ये सब टॉपिक पढ़ते हैं। तो लगभग आपके पास में 27 सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिनसे आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना पड़ता है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि आपको डोमेन्स कभी कभी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग में डिसाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आपके मन में एक टारगेट यूनिवर्सिटी फिक्स हो कि जैसे मुझे डीयू में एडमिशन लेना है तो मुझे कौन सा डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, कैसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। उस हिसाब से आपके सीयूटी के मार्क्स वेरी करेंगे और उसका क्या कट ऑफ होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ मैं आगे डिस्कस करूंगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, जहां पे हम जानेंगे हर यूनिवर्सिटी के एक अलग अलग क्राइटेरिया भी रखा है। तो आपको उस हिसाब से अपने सीयूईटी के फॉर्म को फिल करना है, उस हिसाब से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि तीसरा पार्ट जो हमारा आता है वो होता है जीटी, मतलब क्या है, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में हमें 3 चीजों को पढ़ना पड़ता है। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज। अब इसमें करंट अफेयर वाले टॉपिक्स भी आते हैं, आपकी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक आते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो आपका पूरा पेपर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, लैंग्वेज, आपका मेन डोमेन सब्जेक्ट और जीटी। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। ये पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, मतलब आपके पास में 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको उसमें से एक चूज करना पड़ेगा। इसके बाद में एक अच्छी चीज क्या है कि आपने जो चीजें 12th में पढ़ी हैं वहीं से क्वेश्चन आता है। मतलब क्या, जो आपका एनसीईआरटी है वहीं से पेपर बन के आता है, बस थोड़ा सा आपकी अप्रोच बदल जाती है। इसके ऊपर हम अभी आराम से चर्चा करते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि वेटेज कैसा रहता है कि आपको डोमेन सब्जेक्ट में 45 मिनट्स दिए रहेंगे और आपको 40 क्वेश्चंस टिक करने पड़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली जीटी की जब बात करते हैं, जीटी में आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आप एक चीज देखिए, लगभग आपके पास में 1 मिनट मिलता है प्रॉपर जिसमें आप अटेम्प्ट करें, बाकी आपके पास में जो 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आप अपने पूरे क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो और जो मिस कर रहे हैं क्वेश्चंस उनको आप रीचेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से हमारे एग्जाम की पैटर्न समझा। अब देखते हैं तैयारी कैसे करना है। अभी तक आपने अपने बोर्ड्स में एक ऐसा पैटर्न फॉलो किया जहां पे आपको राइटिंग कर करके आंसर्स लिखने पड़ रहे थे। आप एक क्वेश्चंस देखते थे कि उसके बारे में पूरे डिस्क्रिप्शंस लिखते थे, बट अब यहां पे क्या हो गया, गेम चेंज हो गया है। यहां पे आपको टिक करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अब आपको उसी सब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे डोमेन सब्जेक्ट की सबसे पहले बात करते हैं। डोमेन सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि आपने साल भर लगभग 8-9 मंथ पूरा एक सब्जेक्ट को दिया होगा। आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, तो आपके पास में डोमेन सब्जेक्ट की एक अच्छी नॉलेज होगी। अब डोमेन सब्जेक्ट को आपको फिर से देखना है, बट कैसे, एक बार ऑब्जेक्टिव के नजरिए से। अब आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना है, किसने कहा, कौन से ऑथर की बात करी गई है, क्या नाम था, ये सब क्वेश्चंस हमें देखने पड़ेंगे। तो अब आपको फिर से एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, बस इस बार आपको मेमोराइजिंग पे वर्क करना पड़ेगा, फैक्चुअल डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज आप देखेंगे कि जब अपन बात करते हैं लैंग्वेज पेपर की, तो लैंग्वेज पेपर और आपका जनरल टेस्ट जीटी, ये दोनों आप लोग के लिए नए हैं। अभी तक आप डोमेन तो कह दोगे कि सर मैंने डोमेन में तो वर्क करके रखा है, 8-9 मंथ मैंने अच्छे से 12th में पढ़ा है पूरा कंटेंट, बट ये 2 सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, एक तो लैंग्वेज और एक हमारा जीटी। तो लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा जिसके लिए आपको अलग से एफर्ट्स देने पड़ेंगे। सिमिलरली सेम चीज होती है जीटी के साथ में। अब जीटी में आपको करंट अफेयर भी पढ़ने पड़ते हैं, आपको आर्टिकल्स भी पढ़ने पड़ते हैं, आपको पैसेजेस वगैरह भी पढ़ने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको आज से प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा। आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़िए, आप जर्नल्स पढ़िए, आप रीडिंग हैबिट अपनी अच्छी करिए, जिससे आपको धीरे 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 करके वो एक हैबिट डेवलप हो जाए। आप अनसीन पैसेज पे वर्क करना शुरू करिए, आप वोकैब पे वर्क करना शुरू करिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स आपके पार्ट 1 और पार्ट 3 आपके लिए नए हैं। डोमेन सब्जेक्ट में आप पकड़ बना सकते हो, आप उसको परफेक्ट कर सकते हो, बल्कि ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला पोर्शन है ये आपके लिए अभी पहली बार आने वाला है ना। तो यहां से आपको पहली बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की थीम पता चलेगी, आपको पता चलेगा कंपटीशन कैसा होता है, कितने प्रकार के बच्चे आते हैं और कैसे कट ऑफ बनता है, और कट ऑफ के बाद में कैसे कॉलेज में सिलेक्शन होता है। बस सबसे पहले आपको अभी जाके अपने मन में एक कॉलेज को टारगेट करना है, उस कॉलेज के बारे में पूरा जानना है, उसकी कट ऑफ लिस्ट जानना है, और उसमें ये देखना है कि मुझे सीयूटी में कितने मार्क्स चाहिए हैं कि मुझे डीयू में एडमिशन मिल जाए, मुझे सीयूटी में कितने मार्क्स चाहिए है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, फिर उस यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज में कितना कट ऑफ जाता है। ये सब बातें आपको रिसर्च करके रखनी है। जब ये सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर रहेंगी, इसके बाद आपको पता रहेगा कि मुझे सीयूटी में कितना स्कोर करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है। ये सब चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, बल्कि उसके पहले
आप ये सब टॉपिक को रिसर्च करके रखिए कि कम से कम आज 5 आप यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करिए, उस 5 यूनिवर्सिटी में बेस्ट 5 कॉलेजेस सर्च करिए, क्या क्या कट ऑफ जाता है, क्या वहाँ पे आपका सब्जेक्ट ऑफर होता है, क्या जो आप डोमेन सब्जेक्ट चूज कर रहे हो क्या वो आपको हिस्ट्री ऑनर्स देता है, क्या वो आपको ज्योग्राफी ऑनर्स वहाँ प्रोवाइड करता है। ये सब चीज़ें आप क्लियर करके रखिए और इसके बाद में डिसाइड करिए कि मुझे CUET में कितना टारगेट स्कोर रखना है। फिर आप उस हिसाब से CUET की तैयारी करना शुरू करिए। अभी आपके बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं, धीरे 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 करके बोर्ड्स के साथ साथ में आप डोमेन सब्जेक्ट पढ़ते चलिए और डोमेन के साथ में GT और GK के टॉपिक्स को कवर करते चलिए, जहां पे आपका लैंग्वेज का कवर हो जाए टॉपिक और GK वाले टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम यही करते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार आप लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हो, आपकी मैथ छूट जाती है तो वो बहुत टफ बन जाते हैं सब्जेक्ट। तो जितना धीरे 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 करके आप लॉजिकल रीजनिंग फिर इन सब चीज़ों पर वर्क करोगे वो आपकी स्किल डेवलप करता जाएगा। तो आपको अभी से शुरुआत करना पड़ेगा कि आपका 1-2 मंथ के अंदर अपना जो हाथ है वो परफेक्ट सेट हो जाए और आखिरी तक PYQ पे बिल्कुल ध्यान दें। आप अगर PYQ देखेंगे अपने डोमेन सब्जेक्ट के तो आपको पता चलेगा कि पूरे PYQ NCERT से ही आ रहे हैं। बस अंतर क्या है, NCERT में छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्स दिए रहते हैं, येलो बॉक्स ब्लू बॉक्स करके बॉक्स दिए रहते हैं, जनरली हम उनको इग्नोर कर देते हैं, पर क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। कई बार तो जो आपने NCERT में साइड फोटोज देखी होंगी, फोटोज के नीचे एक कुछ ऑथर का नाम लिखा रहता है, कुछ इवेंट लिखा रहता है कि भैया इस इवेंट की फोटो है, उस इवेंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से NCERT पढ़नी है और इस बार ये देख के पढ़ना है कि मैं फैक्चुअल डाटा कितना कलेक्ट कर पा रहा हूँ NCERT से, वही हमारे एग्जाम्स में आता है। जब आप PYQ एनालिसिस करेंगे तो आपको एक एग्जाम पैटर्न के पूरा स्वभाव के बारे में पता चल जाएगा कि एग्जाम हमसे चाहता क्या है। इस हिसाब से आपको अपना पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आज जाइए अपने कॉलेज को टारगेट बनाइए, कॉलेज की रिसर्च करिए और रिसर्च के बाद में उसका कट ऑफ फाइंड करिए और कट ऑफ को आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, जिससे हम जब नेक्स्ट वीडियो में देख पाएं कि मैं आपको जान पाऊं कि आप कौन कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ समझना चाहते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे कॉलेजेस को लेकर एक लिस्ट बनाऊंगा जहां पर आप जान पाएंगे कट ऑफ क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।